हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से पढ़ने वाले हैं विज्ञान का भाग 2। दोस्तों, विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कई भागों में हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, और बात यह है आज खास कि आज यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के विद्यार्थी जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। ब्लड इज स्टैंड विद स्टैंड, रक्त किस दाग के साथ सना हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह हमेशा पेपर में कई बार पूछा गया है। मिथाइलिन, नीला, सफ्रानिन, लीसमैन दाग या कार्बोल पुक्सिन द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रक्त जो है वो लीसमैन दाग में सना हुआ है। कौन सा दाग? लीसमैन दाग जो होता है इसी में जो हमारा ब्लड होता है वो सना होता है। ब्लड एक प्रकार का क्या है? ब्लड एक प्रकार का ऊतक होता है। ब्लड एक प्रकार का ऊतक होता है और क्षारीय ऊतक होता है। क्या होता है? क्षारीय ऊतक है। तो ब्लड एक प्रकार का क्षार होता है, अम्ल नहीं है। क्या है? क्षारीय ऊतक होता है। ब्लड की जो मात्रा होती है, ब्लड कई टाइप से होते हैं। ये होता है आरबीसीज, और होता है डब्ल्यूबीसीज, और होता है आपका बीपी। जो आपका 99% होता है ये आपका होता है आरबीसी। इसकी जो प्रतिशत मात्रा पाई जाती है 99% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा द रूट्स दैट डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स एक्सेप्ट द रेडिकल आर कॉल्ड। कह रहा है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तंतुमय मूल कहलाती हैं, अपस्थानिक मूल कहलाती हैं, अवस्तंभ मूल कहलाती हैं, या मूसला जड़ें कहलाती हैं? जो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। जो क्या कहते हैं? इसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लैंक्टन ओरिजिन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। द रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल आर कॉल्ड। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं मूसला जड़ें। क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें, मूसल रूट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूसल रूट्स कहलाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूसला जड़ें। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एंटमोफिली परागण है। एंटमोफिली इज पॉलिनेशन। तो एंटमोफिली परागण है किसका? जंतुओं द्वारा होने वाला, कीटों द्वारा होने वाला, वायु द्वारा होने वाला, या जल द्वारा होने वाला? तो एंटमोफिली, एंटमोलॉजी के अंतर्गत हम क्या कीटों का अध्ययन करते हैं? किसका अंतर्गत करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। और एंटमोलॉजी परागण जो है ये कीटों द्वारा होने वाला परागण है। क्या है? कीटों द्वारा होने वाला परागण है, बाई इंसेक्ट द्वारा होने वाला परागण है, पॉलिनेशन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीटों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए बायोमास एनर्जी सोर्स। निम्न में से कौन सा एक जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है? बहुत अच्छा है। कह रहा गोबर गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा, या लकड़ी। जो आपका परमाणु ऊर्जा है यह आपका जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एटॉमिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? एटॉमिक एनर्जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्रोपेन। क्या है? क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं? क्लोरोप्रोपेन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो 7 होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु। क्लोरोप्रोपेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 7 होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस स्मेल इन द सिमिलर टू एंथोनिक एसिड। निम्न में से किस पदार्थ की गंध एथनोइक अम्ल के जैसे होती है? किसकी होती है? वेगनर की अगर देखें, वेगनर जो विनेगर होता है, विनेगर जो होता है इसकी जो गंध होती है वो एथनोइक एसिड जैसे होती है। तो ऑप्शन इसमें कहां पे है? ऑप्शन सी यहाँ पे विनेगर यहाँ पे दिया हुआ है। विनेगर की जो स्मेल होती है वो कैसे होती है? एथनोइक एसिड जैसे होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनेगर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा स्टेथोस्कोप वर्क ऑन द व्हिच प्रिंसिपल। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेथोस्कोप जो होता है ये जो है क्या मापा जाता है? हार्ट की धड़कन वगैरह को मापा जाता है। इसमें देखते हैं डॉक्टर जाते हैं तो तुरंत आपको स्टेथोस्कोप लगाते हैं हार्ट के पास, फेफड़े के पास।
धड़कन को मापता है, तो स्टेथोस्कोप जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हार्ट की ध्वनि को, हार्ट की जो है साउंड को मापा जाता है। तो धारा में ध्वनि में परिवर्तन, ध्वनि का धारा में परिवर्तन, ध्वनि का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तो बिल्कुल होगा नहीं, यहाँ पे प्रकाश की कोई बात ही नहीं की जा रही है। धारा का ध्वनि में परिवर्तन, ये भी कोई बात नहीं हो रही है। ध्वनि का प्रवर्तन, अगर ध्वनि का प्रवर्तन होता है तो वो आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का प्रवर्तन। अगर हम बात करें कि हार्ट की आपकी आवाज क्या होती है, तो क्या होती है? लब और डब होती है। क्या होती है? लब और डब होती है। ये आपकी दो साउंड होती हैं हार्ट की। हार्ट जो है 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है वयस्क पुरुष में, स्वस्थ व्यक्ति में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन सिम यम स्टैंड फॉर। सिम में यम का तात्पर्य क्या होता है? जो आप सिम यूज करते हैं उसमें जो है यम का तात्पर्य क्या होता है? मैग्नेट का, मॉड्यूल का, मेंबरशिप का या मेटाबार का? अगर हम बात करें कि सिम में जो यम का मतलब होता है वो होता है मॉड्यूल। क्या होता है? मॉड्यूल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल की परीक्षाएं हैं या बड़े स्तर की परीक्षाएं हैं, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और आप छोटे एग्जामों में भी, सी और डी ग्रुप के भी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिम होता है उसमें जो है यम का मतलब क्या होता है, यह हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो क्या होता है? मॉड्यूल होता है। क्या होता है? मॉड्यूल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिम में यम का मतलब जो होता है मॉड्यूल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा था जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान जो होता है वो आपका होता है, क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। अब यहाँ पे जल का पीएच मान पूछा गया, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? ऐसी ग्रंथि, देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो यकृत है 1.5 kg की पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव की होती है। लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा जो है मिलाती है हमारे भोजन में, तो हमारा भोजन अच्छे से पच जाता है। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये हमारे माइंड मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ये सभी ग्रंथियों पर जो है नियंत्रण स्थापित करती है। अगर हम बात करें यहाँ पे अग्नाशय पैनक्रियाज की, तो यह ऐसी ग्रंथि होती है, ये वयस्रावी, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों होती है। वयस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती है। वयस्रावी और अंतःस्रावी मतलब ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि भी मानी जाती है। तो यही होती है जो ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। क्या? एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैनक्रियाज। इसी से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की खोज जो की थी वो विलियम बैंटिंग ने की थी। किसने? बैंटिंग ने की थी। तो इस क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जहाजों की गति में वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है? जो जहाज होते हैं अगर इनकी गति में वृद्धि करना है, इनको पानी में रोकना है, तो कौन सा सिद्धांत जो है इस पर लागू होगा? कह रहा है व्हाट इज प्रिंसिपल इज द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द शिप बेस्ड ऑन, मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। देखिए न्यूटन के गति का तो पानी में कोई नियम ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए। और जो है फैराडे का नियम नहीं लगेगा, फ्लाइंग रूट्स का नियम नहीं लगेगा। लगेगा क्या? यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत लगेगा। क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इन्होंने जो ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने इसकी खोज जो है अपने स्नानागार में किया था। कहाँ पे किया था? स्नानागार में किया था। पूछा जाता है कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने स्नानागार में एक सिद्धांत खोजा था, तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांतों के द्वारा जो है, सिद्धांत के द्वारा, थ्योरी द्वारा जहाज की गति में वृद्धि किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मेथेन इन बायोगैस। बायोगैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हम बात करें कि मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी है बायोगैस में, तो वो है 75%। कितनी? 75%। अगर बात यहाँ पे बायोगैस की हो रही है, बायोगैस में मेथेन की मात्रा कितनी है? 75%। अगर पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78%। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी तल पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है। कितना? 21% पाई जाती है। अदर गैसें कितनी पाई जाती हैं? 1% में पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है कि यहाँ पे स्कर्बी इज द डिजीज ऑफ, स्कर्बी जो है किससे होता है, स्कर्बी किस रोग से संबंधित है। तो स्कर्बी जो होता है ये जानते हैं विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। आपके दांत और मसूड़ों से ब्लड निकलने लगते हैं, क्या निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगते हैं। फिर दांत को आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर समझ जाता है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो गई है। तो ये त्वचा में नहीं होता है, यकृत में नहीं होता है, बाल में नहीं होता है। यहाँ पे स्कर्बी रोग जो है संबंधित है, तो किससे संबंधित है स्कर्बी रोग जो है, ये त्वचा से संबंधित है। स्कर्बी किससे, त्वचा से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कर्बी रोग जिससे किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है स्कर्बी रोग। यहाँ ऑप्शन में दांत नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे स्कर्बी रोग जो है यहाँ पे मसूड़ों से संबंधित है। किसे, मसूड़ों से संबंधित होता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। यहाँ पे एक गलत टाइप हो गया दोस्तों, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पे जो स्कर्बी रोग होता है ये जो है मुंह में दांत में होता है, दांत से संबंधित रोग है, मसूड़ों में रुधिर आने लगता है। तो स्कर्बी रोग जो है मुंह में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी, एड्स, सिफिलिस या कैंसर। जो कैंसर होता है अगर हम देखें तो कैंसर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। यही यहाँ पे बेधड़क आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके लगा सकते हैं कि कैंसर जो होता है ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। व्हिच इज द फ्लोइंग डिजीज इज द नॉट ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू अनदर। मतलब वह कौन सी बीमारी है जो एक दूसरे से नहीं फैलती है। अगला क्वेश्चन है अगर मनुष्य की आंखों का लेंस कितने मेगापिक्सल का होता है। बहुत अच्छा, आजकल जब आप फोन खरीदने जाते हैं तो आप कैमरा जरूर ध्यान देते हैं, कैमरा ध्यान देते हैं कितने मेगापिक्सल का कैमरा, हमारी जो पिक है या बैकग्राउंड बढ़िया से आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन कभी आप सोचते हैं कि हमारी आंख जो है इसमें कितना मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, तो वो लगा हुआ है आपका 576, कितना 576 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, जो आपकी आंख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तुरंत किसी को जैसे खींचता है वो हूबहू आपके अपने माइंड में जो है उतार लेता है। तो सबसे बढ़िया कैमरा जो होता है आपकी आंख में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड इज, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो सबसे तेज यहां पे पौधा पूछा है, पेड़ नहीं पूछा है, पौधा पूछा है। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे तेजी से जो बढ़ने वाला पौधा होता है वो बांस होता है। बांस को आप एक साल लगाएंगे, पिछले साल देखेंगे कि वो 50 मीटर का हो जाएगा। तो बांस बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है व्हिच इज द फॉलोइंग इन ए क्रिएचर द हैज ये नर्वस सिस्टम बट डज नॉट ये हैव ए ब्रेन। मतलब नर्वस सिस्टम होता है बट इसके पास जो है ब्रेन नहीं होता है। किसमें, जोक में होता है, सिल्वर फिश में होता है, केकड़ा में या स्टार फिश में। अगर हम बात करें तो जोक में होता है, सिल्वर फिश में होता है, केकड़े में होता है, लेकिन स्टार फिश में जो है यहाँ पे ब्रेन नहीं होता है, मस्तिष्क नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार फिश। स्टार फिश में जो है ब्रेन नहीं होता है परंतु यहाँ पे तंत्रिका तंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किस अवयव को प्रभावित करता है। द डिजीज टू व्हिच माइकोप्लाज्मा इज द एसोसिएटेड इफेक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। प्रजनन संबंधी, पाचन संबंधी, श्वास संबंधी, उत्सर्जन संबंधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा से पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए अगर हम बात करें प्रजनन संबंधी, किसकी, प्रजनन संबंधी, तो प्रजनन संबंधी यहाँ पे नहीं होगा। पाचन संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, ये तीन बिल्कुल नहीं होंगे, ये तीन बिल्कुल नहीं होंगे जो अवयव को प्रभावित करता है। क्या, श्वास संबंधी। क्या हो जाएगा, श्वास संबंधी। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है तो ये श्वास संबंधी जो है आपके विकारों को उत्पन्न करता है, मतलब आपके श्वास नली में समस्याएं आती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ब्लड कॉर्पल्स आर ऑफ काइंड्स। रक्त कणिकाएं प्रकार की होती हैं। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, अभी हमने बताया है। क्या होती हैं, आरबीसीज होती हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसीज होती हैं, उसके बाद बीपी होती हैं। अब देखिए डब्ल्यूबीसीज और बीपी का काम होता है, डब्ल्यूबीसीज का काम होता है इम्यूनिटी क्रिएट करना, फैगोसाइटिस मतलब जीवाणुओं का भक्षण करना, इसका काम होता है ब्लड का क्लॉटिंग करना। ये तो जानते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एनर्जी को आपके सारे अंगों में ऑक्सीजन की सहायता से पहुंचाने का कार्य करती है, 99% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज ए मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ब्रेक होता है तब यहाँ पे
जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसी द्वारा जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मटेरियल यूज इन द फैब्रिकेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन या चांदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन या चांदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलिकॉन जो होता है, क्या होता है? सिलिकॉन जो होता है ये ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति क्या हो जाएगी? उसकी गति 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना कहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है 4 गुना, उसकी गति जो हो जाएगी वो 4 गुना हो जाएगी। कितनी? यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दोगे तो उसकी गति जो होगी वो 4 गुना हो जाएगी। बिल्कुल आंख बंद करके, अगर यदि किसी की जो इस वेलोसिटी दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी स्पीड जो होगी वो 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर। पहले वर्किंग लेजर की खोज किसने की? पहले वर्किंग लेजर की खोज किसने की? विल्हम कॉर्नेट, रॉन्टजन, एच टेलर, फ्रेड मार्किन, टी.एच. मेनन। किसने किया था? तो पहले वर्किंग जो लेजर था वो टी.एच. मेनन ने किया था। किसने? टी.एच. मेनन ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी.एच. मेनन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही सबसे पहले फर्स्ट टाइम में ही वर्किंग लेजर की खोज किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी.एच. मेनन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टरनेट करंट इज नॉट, प्रत्यावर्ती धारा बेहतर नहीं है। किसके लिए? भंडारण बैटरी चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर शुरू करने के लिए, विद्युत शक्ति संचारित करने के लिए या बिजली टोस्टर को गर्म करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा है वो जो है आपका भंडारण की बैटरी चार्ज के लिए जो है यहाँ पे करने के लिए है। किसके लिए है? भंडारण बैटरी चार्ज करने के लिए नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भंडारण बैटरी चार्ज करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इस सेम ऑफ द एनर्जी पॉइंट, ये रोटेटिंग बॉडी, एक घूर्णन करने वाली वस्तु के हर एक बिंदु पर समान होता है। क्या समान होता है? रैखिक वेग, रैखिक गति, कोणीय टोक या कोणीय वेग। देखिए अगर हम बात करें कि एक घूर्णन करने वाली जो वस्तु होती है उसके हर एक बिंदु पर इसका जो कोणीय वेग होता है, एंगुलर वेलोसिटी, वो समान होता है। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो समान होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, घूर्णन करने वाली वस्तु के हर एक बिंदु पर कोणीय वेग समान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? सेंटीग्रेड व्हिच इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इन नेम ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? केल्विन पर, जीन पियर क्रेस्टिन पर, मार्टिन स्टोमर पर, एंडर्स सेल्सियस पर। किस पर? एंडर्स सेल्सियस पर। तो अगर हम बात करें कि जो सेंटीग्रेड तापमान का यूनिट है ये एंडर्स सेल्सियस पर नामित है। किस पर? एंडर्स सेल्सियस पर नामित है। ये एंडर्स सेल्सियस के नाम पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमाइमस, विब्रियो, लैक्टोबैसिलस या स्पेक्ट्रो। देखिए दही में कई 3 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो है लैक्टोबैसिलस, स्पेक्ट्रोकोकस। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो होता है ये दूध को दही में बदलने का काम करता है। तो ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या न्यूक्लियस में से परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? निम्नलिखित में से क्या जो होता है वो न्यूक्लियस परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है या आपका हाइड्रोजन। जो आपका प्रोटॉन होता है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड महोदय ने किया था प्रोटॉन की खोज जो है। तो ये जो है न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दांत का एनेमल किससे बना हुआ है? दांत का एनेमल, व्हाट इज द टूथ एनेमल मेड ऑफ? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दांत का एनेमल किससे बना हुआ है? दांत का एनेमल जो है ये किससे बना हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट। तो यहाँ पे जो है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फास्फेट, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी?
34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का औसतन तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का औसतन तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किस रोग का कारण बनती है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत अधिक मात्रा हो गई है तो एक रोग होता है पथरी, यहाँ पे दिया हुआ स्टोन बन जाता है। तो स्टोन में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। पैनक्रियाज से जब इंसुलिन स्रावित नहीं होता है तो आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा जो होती है ब्लड में वो अपर में हो जाती है, हाई हो जाती है और आपको डिजीज हो जाता है मधुमेह। तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिक मात्रा हो जाती है तो आपको हो जाता है यहाँ पे पथरी। दोस्तों ये आज का साइंस का भाग 2 था जिसमें हमने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताया है जो पिछले साल पेपर में पूछे गए हैं, कई वर्षों से पूछे गए हैं और इनकी हमेशा पेपर में पूछे जाने की संभावना होती है। दोस्तों आप बहुत सारे क्वेश्चनों को देखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्कर्वी इज ए डिजीज ऑफ स्कर्वी। तो स्कर्वी जो होता है ये दांत से भी संबंधित है और त्वचा से भी संबंधित है। किससे, त्वचा से भी संबंधित है। अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपके त्वचा में रूखापन आ जाता है। क्या आ जाता है, रूखापन आ जाता है। तो यहाँ पे जो है त्वचा में रूखापन आ जाता है तो यहाँ पे दांत और त्वचा दोनों से संबंधित होता है। और ये जो होता है विटामिन सी का इसका बहुत अच्छा स्रोत भी माना जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको वीडियो में मिलते हैं जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और जल्द से जल्द नौकरी पाने की तलाश में जुटे हुए हैं तो आपको भगवान भी जल्दी ही नौकरी देगा। मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए।